अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम CS 621 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम कुछ करंट पेपर्स देखेंगे और इनमें हम जो है MCQs देखेंगे, शॉर्ट देखेंगे और लॉन्ग देखेंगे। अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं इसके 2 से 3 पार्ट बनाऊंगी, अदरवाइज मैं एक ही वीडियो बना के ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस के रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे पूरी, ताकि इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप उसको बासानी सॉल्व कर सकें। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो मैं फाइल आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने जो है वेरीफाई करके दी है मुझे, तो उसके लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उसको कामयाब करे और साथ हम सबको कामयाब करे, तो हम सबके फाइनल टर्म में अच्छे मार्क्स आए। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और चलें अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन डैश कंट्रोल स्ट्रेटेजी द कंट्रोल फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द सिस्टम। तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन है डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, द कंट्रोल फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल फंक्शंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट सिस्टम्स में। ये कौन सी स्ट्रेटेजी में होता है? ये डिसेंट्रलाइजेशन में होता है। तो हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं इसमें, एक होती है सेंट्रलाइज्ड और एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड। तो हम ये हैंडआउट से भी एक दफा देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है हमें। तो मेरे पास ये हाईलाइटेड कुछ हैंडआउट्स हैं, अगर आप लोग को ये चाहिए हो तो मैं आप लोग को ये भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसके लिए आप लोग को जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक लगा लूंगी, जो मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप है, और इसके साथ साथ मैं जो है अपने चैनल जो मेरा है व्हाट्सएप का, उसके भी लिंक लगा लूंगी। आप लोग वो ज्वाइन करके मुझसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखें इसमें हमें दिया हुआ है 2 कैटेगरीज होती हैं कंट्रोल स्ट्रेटेजी की, एक होती है सेंट्रलाइज और एक होती है डिसेंट्रलाइज। ठीक है, तो अब हम सेंट्रलाइज देख लेते हैं। सेंट्रलाइज में हमारे पास ये आ जाते हैं सारे। तो 1 सेंट्रल कंट्रोल यूनिट इज यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। सही है। इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड में होता है, जो सेंट्रलाइज दिया हुआ है, सेंट्रलाइज में हम क्या करते हैं, 1 सेंट्रल कंट्रोल यूनिट यूज होता है कंट्रोल द ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑफ द कंपोनेंट सिस्टम। तो डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, हमें MCQs में ये दिया हुआ है कि डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, द कंट्रोल फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो कंट्रोल फंक्शन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में इन द सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम दोबारा चलते हैं अपने MCQs की तरफ। तो मैंने आप लोग को ये डीपली समझा दिया है। अगर इसके रिलेटेड आप लोग को दूसरा आ जाए जिसमें सेंट्रलाइज का पूछा जाए तो उसमें आपने सेंट्रलाइज का देख लेना है। ठीक है, आप लोग को मैंने बता दिया कि किस तरह का MCQs आपका आ सकता है। आपको सेंट्रलाइज का MCQs अगर आएगा तो उसमें जो है यहाँ से दिया होगा कि इसमें एक सेंट्रल यूनिट होता है, और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वाला डिसेंट्रलाइज्ड वाला आएगा तो उसमें ये दिया होगा कंट्रोल यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट। ठीक है, ये वाला दिया होगा। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट MCQ। तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं, इन डे स्विचिंग अ कंप्लीट पाथ हैज बी एस्टेब्लिश पैरेलल टू द स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशंस। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास सर्किट लगता है। ठीक है, सर्किट इन सर्किट स्विच अ कंप्लीट पाथ को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सर्किट स्विच लगाते हैं। एस्टेब्लिश पैरेलल टू द स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान। ठीक है, आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, डैश टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क इंटरकनेक्शन स्कीम इन विच ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड विद अ डायरेक्ट लिंक। तो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए एक पिक्चर सेव करके रखी हुई है, हम उसको देख के समझेंगे कि इसमें से कोई सा भी आ जाए तो आप जो है उसको इजीली समझ सकें और उसका आंसर लिख सकें। तो हम पहले ये देख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं नेटवर्क जहां हर नोड सीधा दूसरे नोड से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहे हैं, तो उसे मैश कहते हैं। लेकिन हम लोग जो है और भी देख लेते हैं कि इनमें जो है देखें, मैश में जो है हमारे पास क्या है, एक नोड दूसरे नोड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये जो है हमारे पास मैश टोपोलॉजी है। लेकिन इसमें बस टोपोलॉजी देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी इस तरह होती है। ठीक है, ये देखें,
आधे नोड्स इस तरफ है और आधे इस तरफ है, इस तरह कनेक्ट है, तो ये बस टोपोलॉजी। और ये स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार की तरह यूं कनेक्ट है ना, तो ये स्टार टोपोलॉजी है। और ये हमारे पास कौन सी है, ये ट्री टोपोलॉजी है। ये ट्री की तरह, दरख्त की तरह यूं है, तो इसको हम ट्री टोपोलॉजी कहेंगे, ठीक है। और ये रिंग टोपोलॉजी है, तो ये देखो गोल रिंग की तरह बना हुआ है, तो ये रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सब समझ आ गया होगा, आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि द पॉसिबिलिटी टू यूज द सेम सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट इन्वायरमेंट इज नाउन एज। तो ये हमें कह रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर को अलग अलग सिस्टम में यूज करने की सलाहियत को क्या कहते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में। इसका करेक्ट ऑप्शन है पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटेशंस इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ टास्क रिजल्ट इन डैश डिकम्पोजिशन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फाइन ग्रेन्ड। जब हमारे पास ज्यादा जो है टास्क होंगे, लार्ज नंबर्स ऑफ टास्क होंगे, तो उसको हम ऑब्वियसली हम उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, फाइन ग्रेन्ड, यानी बारीक हिस्सों में हम इसको जो है ना डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ टास्क हमें दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है जिसमें कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग डैश डिकम्पोजिशन टेक्निक। तो इसमें हमें कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन यूज होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम इन अ लिस्ट is an example of decomposition of database on dash। तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि लिस्ट का जो है ना सबसे छोटा नंबर मिनिमम नंबर जो होगा उसे ढूंढने का काम डेटा किस तरह ढूंढता है, उसकी कौन सी एग्जांपल है इसमें, इनपुट डेटा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है इनपुट डेटा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन टेक्निक इज आर मोर डिजायरेबल्स फॉर क्विक सॉर्ट प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमें कह रहे हैं कि क्विक सॉर्ट प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका है रिकर्सिव डिकम्पोजिशन। Sequential consistencies ensure that the result of any execution in a distributed system in equivalence to। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रीड एंड राइट ऑपरेशन बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है व्हाट डज कैजुअल कंसिस्टेंसी गारंटी रिगार्डिंग राइट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल राइट्स आर सीन बाय ऑल प्रोसेस इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है GPUs US have gained पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू। तो हम जो है ना इसका देख लेते हैं GPU जो है इसका पहले हम फुल फॉर्म भी देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। GPU का फुल फॉर्म हम पहले देखेंगे हैंडआउट्स में जाके। तो इसका फुल फॉर्म हमारे पास है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म भी आ सकता है पेपर में, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू। तो इसमें कौन सी एबिलिटी होती है, प्रोवाइड पैरेलल प्रोसेसिंग। हम प्रोवाइड क्या करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज फॉर सर्टेन एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CUDA इज डिजाइंड फॉर कंप्यूटेशंस इंटेंसिव टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन विच हार्डवेयर। कौन से हार्डवेयर के लिए एग्जीक्यूट होता है, तो ये है GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। देखो इसमें आ गया है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है GPUs accelerated libraries are commonly used in which type of applications। तो इसमें हमें कह रहे हैं कि GPUs को फास्ट प्रोसेस के लिए ज्यादातर किन एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। तो इसमें है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन मैसेज पासिंग हाउ डू प्रोसेसर एक्सचेंज डेटा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम।
तो इसमें हमें कह रहे हैं कि मैसेज पास करते वक्त डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम में प्रोसेसर डेटा कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो कैसे एक्सचेंज करते हैं, दे कम्युनिकेट थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं व्हाट इज द साइज ऑफ बेसिक एमपीआई लाइब्रेरी इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शन। तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज है बेसिक 6 फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट में हमें कह रहे हैं इन एमपीआई विच फंक्शन इज कॉमनली यूज टू सेट अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर। तो इसमें कह रहे हैं कि एमपीआई में कौन सा फंक्शन एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को मैसेज भेजने के लिए यूज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एमपीआई सेंड, ये यूज होता है। ठीक है, सेंड करने के लिए सेंड वाला ही यूज होगा। ठीक है, अच्छा इसमें हमें क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मे प्रोड्यूस इज अ सॉफ्टवेयर। मे प्रोड्यूस एक सॉफ्टवेयर है फ्रेमवर्क का विच सपोर्ट डैश कंप्यूटिंग ऑन अ लार्ज डेटा सेट्स। कौन सा है, बोथ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड जो है कंप्यूटिंग वो क्या करता है, लार्ज डेटा सेट से, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग गूगल फाइल सिस्टम, GFS। इसकी फुल फॉर्म है गूगल फाइल सिस्टम। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है आपने। शॉर्ट में ये भी आ सकता है कि आपने जो है ना गूगल फाइल सिस्टम्स के 3 रिगार्डिंग्स बताने हैं। ठीक है ना, तो आपने जो है ये तीनों बताने हैं, लिमिटेड सिक्योरिटी, ओनली वेरिएबल्स इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और कस्टम डिजाइन, ये 3 बता सकते हैं आप। अब इसमें से जो करेक्ट नहीं है उसमें है हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी इसमें नहीं होती है गूगल फाइल सिस्टम में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डैश इज अ हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS फोकस ऑन द इंडिविजुअल इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन डेटा और द डेटा कंटेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव डेटा, मीटा डेटा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव मीटा डेटा जो है वो हमारे पास क्या होता है, हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स को फोकस करता है ऑन द इंडिविजुअल इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन डेटा और डेटा कंटेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेडॉक्स HDFS हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स। तो इसका प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, प्राइमरी फंक्शन है स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस अ क्लस्टर ऑफ मशीन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच कंपोनेंट्स ऑफ हेडॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा अक्रॉस अ क्लस्टर। तो वो कौन सा कंपोनेंट है हेडॉक जिसका जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टोरिंग एंड, जो स्टोर करता है और मैनेजिंग डेटा, मैनेज करता है डेटा को अक्रॉस अ क्लस्टर। तो हमारे पास है हेडॉक नेम नोड। अच्छा यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन द डिग्री ऑफ द स्विच इन इंटर कनेक्शन नेटवर्क। तो इसका आंसर है द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट ऑन अ स्विच इज द डिग्री ऑफ स्विच। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स जो होते हैं स्विच के उसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ स्विच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसके आगे द कॉस्ट ऑफ द स्विच ग्रोज एज द स्क्वायर ऑफ द डिग्री ऑफ द स्विच, द peripherals hardware linearly as the degree and the packaging cost linearly as the number of pins। तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि स्विच की कॉस्ट डिग्री के स्क्वायर के मुताबिक बढ़ती है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं हार्डवेयर जो है हार्डवेयर और पैकेजिंग जो होती है, ये क्या होती है, हार्डवेयर और पैकेजिंग कॉस्ट डिग्री जो होती है ये पिंस के मुताबिक बढ़ती है। ठीक है, कौन कौन सी चीज, एक हार्डवेयर और एक पैकेजिंग कॉस्ट। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बिल गेली prominent computer scientist has highlighted power efficiency and massive parallelisms as major advantages of GPU as by considering
2 aspects you are required to mention these aspects. तो हमारे पास 2 तरह के होते हैं. फर्स्ट हमारे पास क्या है, डेटा एक्सेस रेट कैपेबिलिटी, जिसमें हमारे पास क्या होता है, डेटा जल्दी एक्सेस करने की एबिलिटी होती है उसमें. और दूसरा क्या है, डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, इसमें क्या होती है, डेटा को प्रोसेस करने की एबिलिटी होती है. ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द नेम ऑफ द डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसीज मॉडल. तो हमने इसके नेम्स बताने हैं. डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसीज मॉडल्स टाइप्स ऑफ नेम. तो फर्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी, सेकंड है कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग ऑफ ऑपरेशंस, थर्ड है कैजुअल कंसिस्टेंसी और फोर्थ है ग्रुपिंग ऑपरेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन मल्टीपल ट्रेड्स अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द सेम डेटा आइटम्स इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन टू सिंक्रोनाइज. अगर मल्टीपल ट्रेड्स एक ही डेटा को सिंक्रोनाइज के बगैर मैनिपुलेट करें तो गलत और बेतरतीब नताइज, इनहेरिटेंट का मतलब होता है कि बेतरतीब रिजल्ट्स इसके बेतरतीब होंगे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द इनपुट आउटपुट टूल्स आर द कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड लाइब्रेरीज हैव ग्रो अप टू एड्रेस इनपुट आउटपुट इशू. यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट 3 इनपुट आउटपुट टूल्स. तो ये क्या कह रहे हैं हमें कि आपने जो है ना, इनपुट आउटपुट वो सिस्टम होता है जिसमें लाइब्रेरीज होती हैं जो इनपुट आउटपुट सिस्टम को सोल्व करने के लिए डेवलप की गई हैं. तो वो हमारे पास कौन कौन सी है, उसके नेम्स आपने बताने हैं. तो इसका आंसर है, हियर इज द नेम ऑफ 3 इनपुट आउटपुट टूल्स. सही है, IO टूल्स 3 है. फर्स्ट हमारे पास है, पहले हमें दिया है, कलेक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड लाइब्रेरीज हैव ग्रो अप टू एड्रेस इनपुट आउटपुट इश्यूज. फर्स्ट हमारे पास है एक पैरेलल फाइल सिस्टम, जो हमारे पास क्या होता है, जिसमें डेटा को पैरेलल प्रोसेस किया जाता है. और सेकंड हमारे पास है MPI इनपुट आउटपुट हाई लेवल लाइब्रेरीज. तो MPI IO जो हमारे पास होता है, उसमें क्या होता है, मैसेज पासिंग इंटरफेस के जरिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है. ठीक है, और उसके हाई लेवल लाइब्रेरीज में क्या होता है, हाई लेवल लाइब्रेरीज में होता है जो कम्प्लेक्स इनपुट आउटपुट टास्क को हैंडल करती है. ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन दीज आर नॉट ऑलवेज क्लियर, चूजिंग बिटवीन टूल्स कैन बी डिफिकल्ट. तो ये हमें क्या कह रहे हैं, इन टूल्स के बीच का रिलेशन हमेशा क्लियर नहीं होता. ठीक है, नॉट ऑलवेज क्लियर. तो क्या करना चाहिए हमें, और इनमें से कोई टूल चूज करना मुश्किल हो सकता है हमें. चूजिंग बिटवीन टूल्स कैन बी डिफिकल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डू यू थिंक अ पैरेलल रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी एवेल्यूएटेड asymptotically as a functions of input size? Only justify your answer in either case. तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं, क्या पैरेलल प्रोग्राम के रन टाइम सिर्फ इनपुट साइज से एवेल्यूट हो सकता है? जस्टिफाई करें आंसर को ईदर केस में. तो एनालिटिकल मॉडलिंग basics, the parallel runtime of a program depends on the input size, the number of processors and the communication parameters of the machine. तो ये क्या कह रहे हैं हमें, पैरेलल रन टाइम इनपुट साइज, प्रोसेसर्स और कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, और sequential algorithm is evaluated by its runtime, its general asymptotic runtimes as a function of input size. तो sequential algorithm को रन टाइम सिर्फ इनपुट साइज पे होता है. ठीक है, आई होप ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राइट डाउन एनी 5 इंटरकनेक्शन नेटवर्क प्रॉपर्टीज इन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. तो ये 5 जो है हमें बतानी है. तो इसमें क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग आर 5 इंटरकनेक्शन नेटवर्क properties in parallel and distributed computing. 5 properties of interconnection network in parallel and distributed computing. Here are 5
की प्रॉपर्टीज। तो ये अगर ये शॉर्ट में आ गए तो आप सिर्फ नेम लिख सकते हैं, टोपोलॉजी, लेटेंसी, बैंडविड्थ, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, ये नेम लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये शॉर्ट में आ गए तो नेम लिखेंगे, लॉन्ग में आए तो आप इसकी थोड़ी सा इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ये दिया हुआ है ताकि आप लोग जो है अगर आपको लॉन्ग में आ जाए तो आप ये पूरा एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहले हम टोपोलॉजी देख लेते हैं। टोपोलॉजी में क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया था, द स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्स को अरेंज किया जाता है नोड्स और लिंक्स में, सच एज मेश, टोरेस एंड हाइपरक्यूब। इट डिटरमाइंस हाउ नोड्स आर इंटरकनेक्टेड। तो नोड्स और लिंक्स का अरेंज जिसे मेश या हाइपरक्यूब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेटेंसी, द टाइम इट टेक फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स और टू द डेस्टिनेशन। लेटेंसी में क्या आ जाता है हमारे पास, मैसेज का ट्रेवल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बैंडविड्थ। इसमें हमारे पास आ जाता है द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लिंक इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसमें हमारे पास आ जाता है डेटा ट्रांसफर की कैपेसिटी। स्केलेबिलिटी में क्या आ जाता है, द एबिलिटी ऑफ द नेटवर्क टू हैंडल एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नोड्स विदाउट सफिशिएंट परफॉर्मेंस डिग्रेशंस। तो इसमें क्या आ जाता है, ज्यादा नोड्स हैंडल करने की एबिलिटी आ जाती है। फॉल्ट टॉलरेंस में क्या आता है, द कैपेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क टू कंटिन्यू फंक्शनिंग करेक्टली इवन व्हेन सम कंपोनेंट्स फेल। तो कंपोनेंट्स फेल होने पर भी काम करना इसमें आ जाते हैं फॉल्ट टॉलरेंस में। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग कंप्यूटिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। प्रोसेस को डिवाइड करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, सही, कंप्यूटेशंस इनटू स्मॉलर पार्ट्स, सम और ऑल ऑफ which may potentially be executed in parallel is called decompositions. You are required to list 4 key decompositions techniques. 4 keys बतानी है decomposition techniques की। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, following are the 4 key decomposition techniques. कौन कौन सी है, पहला हमारे पास है decomposition techniques में recursive decomposition, सेकंड है डेटा डिकम्पोजिशन, थर्ड है एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन और फोर है स्पेक्यूलेटिव डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमें दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज इंडिपेंडेंट एमपीआई इनपुट आउटपुट एंड कलेक्टिव एमपीआई इनपुट आउटपुट कॉल्स। तो ये हमें दिया हुआ है पूरा डेटा, यहां से हम लोग ने करना है इसको। इसका आंसर है इंडिपेंडेंट एमपीआई आईओ, सही है। पहले हमारे पास क्या है, एमपीआई फाइल राइट, ये हम लिख लेंगे। फिर एमपीआई फाइल राइट ऑल, तो एमपीआई फाइल रीड हम लिख लेंगे इसका। और उसके बाद क्या है, एमपीआई कलेक्टिव एमपीआई आईओ में हम इनपुट आउटपुट में क्या लिखेंगे, एमपीआई फाइल राइट ऑल, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। और एमपीआई फाइल रीड ऑल, इसमें ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग जो है ना इंडिपेंडेंट, और हमने क्या बताना है, इंडिपेंडेंट बताना है और कलेक्टिव एमपीआई बताना है। तो इंडिपेंडेंट में हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट में हमारे पास आ जाते हैं एक ये वाले एमपीआई इनपुट आउटपुट। इंडिपेंडेंट में ये दोनों बताने से इनमें से हमारे पास इंडिपेंडेंट में आ जाएंगे फर्स्ट में ये और ये वाला, ठीक है। और इसमें कलेक्टिव में हमारे पास आ जाएंगे ऑल वाले, जिसके एंड में ऑल लिखा होगा, ये वाले हमारे पास कलेक्टिव में आ जाएंगे। बस यहाँ क्वेश्चन से ही देखकर इसका आंसर लिखना है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। बस एक दफा आप समझ लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जहां पर इंडिपेंडेंट वाला होगा उसमें हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये और ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और ऑल वाले जो दोनों है ना वो हमारे पास कलेक्टिव में आ जाएंगे। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं, अब हम एमसीक्यूज देखेंगे। मच ऑफ द एफर्ट एसोसिएटेड विद अ राइटिंग करेक्ट थ्रेडेड प्रोग्राम इज स्पेंट ऑन डैश कंकरेंट थ्रेड्स। तो ये हमारे पास है सिंक्रोनाइजिंग
नेक्स्ट हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ओवरकम द ओवरहेड ऑफ पुलिंग फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ लॉक्स। तो इसमें है ट्राई लॉक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द डैश इन अ टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ लेंथ। तो ये हमारे पास होता है लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कीप इन व्यू ऑफ अ लस्टर फाइल सिस्टम आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फाइल सर्वर। कौन सा है जो हमारे पास हमें प्रोवाइड करता है फाइल सर्वर एंड नेटवर्क रिक्वेस्ट हैंडलिंग फॉर वन और मोर लोकल होस्ट। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्वर। तो OSSP आप लोग देख लें कि इसकी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्वर। और इसी की तरह एक दूसरा क्वेश्चन आएगा लेकिन यहाँ पर उसमें चेंजिंग होगी। ये वाला क्वेश्चन इसमें हमें क्या कह रहे हैं कीप इन व्यू ऑफ लस्टर फाइल सिस्टम आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर फाइल डेटा को स्टोर करने के लिए ये हमारे पास है चंक्स ऑफ फाइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्टोरेज टारगेट OST है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग POSIX इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेनी वे ऑफ डिस्क्राइबिंग कलेक्टिव एक्सेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू रिगार्डिंग MPI इनपुट आउटपुट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोवाइड्स अ हाई लेवल इंटरफेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं aggregate smaller read write operations into larger operation is an example of। ये किसकी एग्जांपल है buffered input output। नेक्स्ट है the time elapsed between the beginning and the end of its executions on a sequential computer is known as। तो ये है serial runtime। नेक्स्ट है speed up S is computed by। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है S is equal to ON upon log N। ठीक है, हमारे पास इसका फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा एक दफा, मैं जूम इन कर लेती हूँ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं the phenomena when the speed up become greater than p number of the processing elements is known as dash speed up। तो ये हमारे पास सुपर लीनियर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है dash is the product of the parallel runtime and the number of the processing elements use p multiply by tp। तो ये है cost। नेक्स्ट है using fewer than the maximum possible number of the processing elements to execute a parallel algorithm is called। तो इसे क्या कहते हैं स्केलिंग डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज द स्पेशल क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर विच इज characterized by the lack of simultaneous updates here the emphasis is more one maintaining a consistent view of thing of the individual client's process that is currently operating on the data store। तो ये है client centric consistency model। नेक्स्ट है dash the data and moving it closer to where it is needed helps to solve the scalability problems। तो ये है implicating इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ हमारे पास ये फाइल कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप लोग को ये फाइल चाहिए है तो आप लोग जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा लूंगी, आप लोग जो है मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको ये फाइल मिल जाएगी। और वहां मैं जो है ना व्हाट्सएप का चैनल भी लगा लूंगी, आप लोग वहाँ डिस्क्रिप्शन से उस चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं और वहां से आपको जो है लर्निंग मटेरियल मिलता रहेगा। और इसके अलावा आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें।